And the topic for our today's discussion is रियलिस्टिक स्कूल। अगर हम विधि शास्त्र के जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी विचारधाराएं हैं, उसका देखा जाए तो ये सारे स्कूल से अपने अपने एस्पेक्ट से बताते हैं कि ला क्या है और कहाँ से ला आया, चाहे उसके सोर्स के बारे में हम बात करें या फिर बहुत सारे कंपोनेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि कोई जो है कहता है कि ला जो है रीजन पे बेस है, कोई जो है उसको हिस्ट्री में ढूंढता है, कोई सोशल इंजीनियरिंग में। और आज का जो हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है रियलिस्टिक स्कूल है, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग जो है वही चीज़ों को डील करेंगे कि ला क्या है और कैसे ला जो है अपना काम कर रहा है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। So if at the first hand when we see this realistic school, actually this was reaction against the sociological school. अगर हम बात करते हैं शुरुआत में जो है नेचुरल लॉ स्कूल है, फिर जो है आपका आता है एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल। तो जो सोशियोलॉजिकल में जो सोशल इंजीनियरिंग और इंटरेस्ट की जो बात की गई थी, चाहे वो इयरिंग हो चाहे रास्को पाउंड हो, उनके बातों को ये दरकिनार या जो है उसको इग्नोर करते हुए ये कॉन्सेप्ट आया कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट इफ वी वांट टू नो व्हाट इज लॉ, इन व्हाट वे द लॉ इज इन एक्शन। जो ये रियलिस्टिक स्कूल है, इसका अटेम्प्ट होता है कि अगर जो है हम लॉ को जो है जानना चाहते हैं, विधि को जानना चाहें कि विधि है क्या, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि लॉ वो अपना कार्य कैसे कर रहा है या किस तरह जो है ये एक्शन में है। और जो रियलिस्टिक स्कूल है, इट पॉइंट्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन डिसाइडिंग द मैटर्स बाय जजेज। जब कोई माने लॉ के सारे माने बहुत सारे कामों में एक जो है ये भी है कि अगर जो है दो पक्षकारों के बीच या दो से ज्यादा पक्षकारों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो आपका जुडिशियल आर्गन है और जुडिशियल आर्गन जो है उस मामले को, उस डिस्प्यूट को डिसाइड करती है। उस डिसाइड करने के प्रक्रिया में कैसे या किस हद तक जो ह्यूमन फैक्टर है वो काम करते हैं, और यही जो है हमारे रियलिस्टिक स्कूल का एस्पेक्ट है। और दिस स्कूल टॉक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ इन इट्स मेकिंग एंड फंक्शनिंग आर वर्किंग। दिस स्कूल स्टडीज लॉ साइंटिफिकली एज इट इज इन एक्चुअल वर्किंग। माने ये जो हमारा स्कूल है, जो रियलिस्टिक स्कूल है, ये अटेम्प्ट करता है कि लॉ जो है कैसे काम कर रहा है और इसके इफेक्ट क्या है सोसाइटी में। तो अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो दिस इज कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। अगर हमें याद हो तो जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की बात की जाती है, दे टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट द लॉ इज एज इट इज टुडे। जो जॉन ऑस्टिन ने कॉन्सेप्ट लाया कि लॉ आर्ट टू बी, ये हमारा कोई इससे वास्ता ही नहीं है। बेंथम जिस चीजों को कह रहे थे कि लॉ ऐसे होना चाहिए, जॉन ऑस्टिन ने कहा कि नहीं, ये सब जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लॉ है क्या, अगर आपको देखना है कि लॉ क्या है, तो जो आज के डेट में लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसी की बात करेंगे। तो जो उन्होंने बातें वहां पे की थी एनालिटिकल स्कूल में, उसके इस पार्ट को भी ये स्कूल जो है कहता है कि वी हैव टू टेक व्हाट द लॉ इज, सो वी हैव टू सी व्हाट लॉ इज टुडे। और इसी के साथ जो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है बात करता है कि लॉ मेकिंग में या लॉ में जो आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं, उसको जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है सोशल ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे लाइएबल होते हैं, जो लॉ के वर्किंग में, फंक्शनिंग में वो जो है अपना अमूल्य योगदान देते हैं। जो एक चीज कही जाती है कि देयर इज सर्टेनिटी ऑफ लॉ, ये स्कूल कह रहा है कि सर्टेनिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सर्टेनिटी इज मिथ। और ये कहता है कि जो लॉ क्या है, वी अगर हमें ये जानना है, अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, तो बहुत सारे कोर्ट्स के जो है डिसीजन को हमें देखने पड़ेंगे। और उस डिसीजन को देखने में जो जजेज की भूमिका है, उनके पसंद नापसंद, लालन पालन उनका कैसे हुआ, कैसे उनका ग्रोथ हुआ,
बहुत सारे फैक्टर्स जो है हम लोगों के, हम माने जजेज के जो जीवन पे असर डाले होते हैं उसको भी कंसीडर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि आप एक्चुअल में लॉ को जान सके। दिस स्कूल सेज दैट लॉ कैन नॉट बी फाउंड इफ यू हैव इन योर माइंड। इन हिस्टोरिकल स्कूल हम लोगों ने जो वोकजिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था, शैवनी ने कहा था कि जो विधि है ये लोगों के अंतः चेतना में पाई जाती है। ये स्कूल सिरे से इसको इनकार करता है, कह रहा है कि विधि को कहीं पाई नहीं जाती है और न तो ये कोई एनालॉजी या कोई कहीं पे डिडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एट द सेम टाइम दिस स्कूल डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू legislation also. This school concentrates more on what the courts actually do. ये जो है स्कूल ये कहता है हम लोगों को कि वास्तव में जो कोर्ट में प्रक्रिया होती है, फाइनल डिसीजन में, किसी डिस्प्यूट में, किसी मामले में जो अंत में डिसीजन होता है वो डिसीजन पे कैसे पहुंचा जाता है, कोर्ट क्या क्या कार्रवाइयां करती है। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, first of all we need to understand this and how many factors and what type of factors are affecting that decision, that is the law. और ये कहते हैं कि law we have to see a generalized prediction of courts, what the courts will do. Predictability depends upon the sets of facts. किसी भी प्रिडिक्शन माने गेस करना कि अगर हम जो है किसी कोर्ट के बारे में सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं कि ये कोर्ट जो है इस मामले में क्या करेगा, तो बहुत हद तक ये स्कूल यही कहता है कि जो कोर्ट करेगा वही लॉ है आपका। दिस स्कूल इवेलुएट्स एनी पार्ट ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट। रियलिज्म, जैसे कि लेवेलियन ने कहा कि एक्चुअली ये जो रियलिज्म है ये कोई फिलॉसफी ना हो कि यह टेक्नोलॉजी है। This is one tool instrument in the hands of law persons to predict what the courts will do. ये जो है एक आम धारणा हमारे यहाँ भी है, भारत में भी है कि हमें सब पता है लॉ ये है, हमारे पक्ष में है, विपक्ष में है, नहीं है, क्या है, कैसे है। डिस्पाइट दी जाल, जो पार्टीज होते हैं, जो डिस्प्यूट के पार्टी होते हैं, वो कोई ना कोई और भी या एडिशनल कंपोनेंट को जो है ढूंढते हैं कि जज साहब का नेचर क्या है, कैसे आदमी है, कैसे बैकग्राउंड से है। तो माने इसका टोटल जो ऑब्जेक्टिव है, दे वांट टू एक्वायर एनी हाउ द डिसीजन इन हिज और हर फेवर। जो प्रिडिक्टेबिलिटी है या जो गेस करने का जो प्रक्रिया है उसको माने जानने के लिए या उसको गेस करने के लिए जो पार्टीज होते हैं, जो उनके एडवोकेट होते हैं, ये यही कभी कभी ऐसे भी चीजें होते हैं। अगर किसी एडवोकेट के पास कोई अप्रोच कर रहा है तो जैसे हम लोगों के यहाँ भी जो है ये होता है कि हाई कोर्ट के लिए अगर कोई करना है आपको अप्रोच, तो एडवोकेट लोग कहते हैं कि अभी जो है फेवर की बेंच नहीं है, या अभी बेंच में जो जजेज हैं ये जो है हमारे पक्ष के नहीं है, इसलिए अभी इस मामले को हम नहीं लाएंगे, कुछ देर के बाद लाएंगे, कुछ 2-4 महीने के बाद लाएंगे। अगर काम चल सकता है तो चलाइए, अदरवाइज अगर हम अप्रोच करते हैं तो हो सकता है कि हमारा काम न बन पाए। तो इन एडिशन टू लॉ, जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा है या लॉ जानते हैं, इसके इतर भी, इसके एडिशन में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। यही आपका ये स्कूल कहता है। इफ वी सी रियलिस्टिक स्कूल ब्रॉडली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्कैंडिनेवियन स्कूल या स्कैंडिनेवियन रियलिज्म, एंड सेकेंड वन इज अमेरिकन रियलिज्म। जब हम स्कैंडिनेवियन की बात करते हैं तो वहां पे आपके हैगरस्टाम, लैंडसेट, ऑलिवर क्रोना, रास जैसे जुरिस्ट हैं। जब हम अमेरिकन रियलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे होम्स, जस्टिस होम्स, ये जो है अमेरिकन रियलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। जर्मी जेरोम फ्रैंक, ग्रे, लेवेलियन जैसे भी जुरिस्ट यहाँ पे हैं। हमारा टोटल कंसंट्रेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन रियलिज्म। चूंकि हमारा जो है आज का विषय वस्तु है, वी टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न अमेरिकन रियलिस्ट थियरी। तो हम जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे अमेरिकन रियलिज्म की।
यहाँ पे जो जुरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, एंड इन व्हाट वे देयर वर्जन इज देयर ऑफ लॉ। अमेरिकन रियलिज्म की जब हम बात करें तो दिस टेक्नोलॉजी और दिस थॉट was developed in America, US during 20s and 30s। और इस स्कूल का या इस थॉट का या इस विचारधारा का जो बेसिस है, दैट इज द बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इन फैक्ट और इन प्रैक्टिकल व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, दिस स्कूल dealt with। Its philosophical roots may be found in the teaching of American authors, writers like James and David। James expounded the theory of pragmatism। pragmatism माने pragma माने होता है एक्शन, इन व्हाट वे द एक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो उन्होंने जो है कहा कि फैक्ट्स एंड एक्शन पे उन्होंने अपने जो है कॉन्सेप्ट को बेस किया, और वो कहा कि कहीं पे भी अगर आप बात करें तो जो तथ्य है और उस तथ्य के तारतम्य में किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट को उठाया, प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया वो। और डेवी ने कहा कि लॉ शुड बी सीन एज ए प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एडवांसिंग ह्यूमन वेलफेयर। लॉ के बहुत सारे उद्देश्यों, जैसे हम लोगों ने जो है शुरुआत में ही देखा कि बहुत सारे एस्पेक्ट से अलग अलग स्कूल्स जो है अपनी अपनी बातों को करते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई जो है लॉ को जो है ढूंढ रहा है कहाँ पर, नेचुरल लॉ स्कूल में। कोई जो है वोकजिस्ट की कॉन्सेप्ट देता है, कोई इंटरेस्ट की बात करता है, कोई ये कह रहा है नहीं ये सोशल इंजीनियरिंग है। इसी तरह जो ये आपका स्कूल है ये कह रहा है कि जो लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एडवांस ह्यूमन वेलफेयर। दिस स्कूल कॉन्सेंट्रेट, माने जो अमेरिकन रियलिज्म की हम बात करते हैं, प्राइमरली दे आर एसोसिएटेड विद प्रेडिक्टिंग जुडिशियल डिसीजंस और जुडिशियल जजमेंट्स। न्यायालयों में किस तरह की प्रक्रिया हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कहाँ तक, किस हद तक, कौन कौन फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, ये स्कूल जो है बात कर रहा है। जब हम इनके फाउंडर ओलिवर वेंडल होम्स की बात करते हैं, ही वाज US Supreme Court judge for 30 years, and this thought, this philosophy, this technology was inspired and founded by him। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट हैं, इफ दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर डिस्कशन। अगर हम कह रहे हैं कि कोई जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं तो ठीक है। अगर हम ये कहें कि रीजन पे बेस है, डिक्टेट पे है, ये सब सारी चीजों को ना करके कोर्ट में किस तरह प्रक्रिया चल रही है, जो न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं वो किन किन फैक्टर्स से, या वो जब डिसीजन देते हैं तो कौन कौन से ऐसे लाइएबल फैक्टर्स है विच में अफेक्ट द डिसीजन। तो इन्होंने कहा कि लॉ क्या है, लॉ जो है या लाइफ ऑफ लॉ इज लॉजिक एज वेल एज एक्सपीरियंस। इफ यू वांट टू नो व्हाट द लॉ इज, वी हैव टू सी द लॉजिक व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड बाय द रिस्पेक्टिव जजेज। डिसीजन वो ले लेते हैं, डिसीजन को क्या करना है ये डिसीजन उन्होंने ले लिया, और उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए वो जो है लॉजिक डेवलप करते हैं। तो माने जो ऑलरेडी व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस आर बीइंग टेकन, व्हाट इज द mechanism, what is the procedure, at the same time what type of factors are there which may affect in taking the decision by the judges। तो ये कहते हैं कि जो एक विधि का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो केवल और केवल क्या है, लॉजिक है और एक्सपीरियंस है। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन जजेज ओन सेंस ऑफ व्हाट इज राइट। बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं जज साहब को खुद ना ला पता हो। हम जब कॉमन लॉ सिस्टम में हैं तो कॉमन लॉ सिस्टम में जजेज आर लाइक रेफरी। दो लोग माने दो पार्टीज के एडवोकेट्स या दो पार्टीज अपने अपने तथ्यों को अपने अपने फेवर में जो उनके लॉज हैं कोर्ट के समक्ष रखते हैं, और द जज इज लाइक रेफरी, ही डिसाइड्स ओनली कि किसने जीता किसने हारा, बात खत्म।
जो कॉमन लॉ सिस्टम है हम लोगों का, उसमें ये जो है इनबिल्ट है कि मेनी थिंग्स आर टोटली बेस्ड ऑन एविडेंस। बहुत बार ऐसे हुए हैं या होते हैं कि अगर कोई निर्दोष आदमी ही है, अगर 2 4 10 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके बढ़िया से एविडेंस अगर उसके अगेंस्ट दे दिया, बीइंग इनोसेंट ही विल बी हेल्ड गिल्टी एंड नथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। उस बेचारे के साथ कभी कुछ नहीं होता है। ये हमारे कॉमन लॉ सिस्टम का इनबिल्ट डिसएडवांटेज है। सिविल लॉ सिस्टम में अगर आप देखिए तो फॉर लार्ज एक्सटेंट वहां पे जस्टिस दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी। हमारे यहाँ क्या है, कॉमन लॉ सिस्टम में पूरी तरह से आपका जो जस्टिस दिया जाता है कि नहीं, दैट इज अनदर इश्यू, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस आपके पक्ष में है तो आप बेनिफिट ले लीजिए, नहीं है तो आप भोगते रहिए। कोई आपका कोई यहाँ पे सुनने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जो हम जिस सिस्टम में हैं, यहाँ पे बहुत हद तक जो जजेज क्या समझ रहा है, वो क्या समझ रहा है, यही सही है। और समझने में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है कि समझने के लिए हमारा कोई जो है कहीं से रिश्तेदार हो, समझने के लिए हमारा बैकग्राउंड हो। ऐसी स्थिति अगर आ जाए, मान लीजिए एक जज साहब हैं, उनके बड़े भाई या छोटे भाई या उनके घर के किसी सदस्य को डाउरी के फर्जी केस में सजा हो गई, उनकी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि हाँ, जो डाउरी के मैटर्स हैं ये फ्रॉड के हैं, ये सब फर्जी हैं, ऐसे कोई चीज नहीं होता है। अगर उनके कोर्ट में अगर फ्यूचर में कोई मैटर आएगा डाउरी से, माइंड इट, जो उनका मेंटलिटी होगा वो केस के अगेंस्ट जाएगा। इसीलिए जुडिशियल ऑफिसर्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने के बहुत जो है स्वतंत्रता नहीं है। जिस तरह हम लोग टीचर हैं, हम लोग कहीं पे भी जो जो चीजें एकेडमिकली है हम डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं, हम चौराहे पे भी खड़े होकर अपनी बातों को कह सकते हैं। और जुडिशियल ऑफिसर इज नॉट अथॉराइज्ड फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। उनको क्या करना है, उनको जो है बहुत हद तक अपने उनके जो थॉट्स हैं दैट शुड नॉट कम इन पब्लिक। अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, आपके अगर थॉट्स पब्लिक में आ गए, आप किस मेंटलिटी के हैं, कैसी मानसिकता है आपकी, तो वहां पे ये जो है आपके कोर्ट से लोग बचना स्टार्ट कर देंगे। एंड फॉर व्हाट पर्पस द कोर्ट इस्टेब्लिश्ड और यू हैव बीन अपॉइंटेड दैट विल फेल। मुझे एक वारदात याद आता है, लोग के अदालत का मामला था। बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स जो है, संडे का दिन था, ये 2 3 साल का घटना है, न्यूज़पेपर में था। बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जज और भी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी थे, मीडिया वाले भी थे। मीडिया वालों ने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे वहां पे, तो वो भी थे, तो उनसे बातों बातों में मीडिया वालों ने पूछ लिया कि क्या आपको समझ में आता है कि लॉ जो है एफिशिएंट नहीं है। He started to say many things. लॉ में ये कमियां है, लॉ में ये कमियां है, लॉ में ये कमियां है। Actually, such type of things is not good. Being judicial officer, you are not assigned to say what the law or in what way the law is deficient. लॉ मेकिंग के लिए लेजिस्लेचर है। अगर आप इतने विद्वान हो गए हैं कि आप बता रहे हैं कि लॉ में ये कमियां हैं, तो आप क्यों जुडिशियल ऑफिसर हैं? आप जाइए जो है संसद में बैठिए और लॉ बनाइए। तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो जजेज हैं, उनके ऊपर ये सब प्रतिबंध का यही आधार है कि आपकी मानसिकता क्या है। ये सब चीजें पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। अगर पब्लिक में आ जाती है तो आपकी मेंटलिटी पता चल जाएगी और लोग आपके उस संबंध में या उस इश्यू से, उस विवाद से संबंधित या उस तरह के विवाद आपके कोर्ट में नहीं लाए जाएंगे। अगर ये जानकारी हो गई कि डाउरी के मैटर में आपका मेंटलिटी है कि कोई भी केस जाएगा आप छोड़ देंगे उसको, तो वहां पे लोग जाने से बचेंगे भी। तो जो होम्स ने कहा कि द टोटल थिंग इन व्हाट बी द लॉ इज दैट इज थॉट ऑन द पार्ट ऑफ जज व्हाट ही थिंक्स फिट राइट। वो ये समझते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर है, जो जज है, वो जो भी समझे कि यही सही है। अब समझने और न समझने में भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
कहीं पे अगर डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन को आप यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। पसंद नापसंद ये सारे ह्यूमन बीइंग का है। हम जितने लोग इस धरती पे हैं, कुछ जो है पसंद भी हो सकता है, कुछ नापसंद भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों के जीवन में, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमको कंट्रोल करता है। अगर मैं एक ऐसे समाज में हूं जहां पे गरीबों के साथ जो दबे कुचले हैं लोग, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उस अगर वातावरण में हमारा लालन पालन हुआ है, तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कल मैं अगर जुडिशियल ऑफिसर जज बन जाता हूं, तो आई हैव टू थिंक फॉर दोज पुअर पीपुल। और अगर हमें जो है गरीबी का पते नहीं है, मुझे जो है एक हम लोगों के टीचर होते थे, ये शेयर्ड वन स्टोरी विद अस। उन्होंने कहा कि एक टीचर जो है जाता है अपने क्लास में, बच्चों से कहा कि यू हैव टू राइट वन एसे, सिंपली वन एसे ऑन पॉवर्टी। बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। एक बड़े घर का बच्चा था, ही स्टार्ट्स टू राइट लाइक दिस। ये गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि वो अपने कार के ड्राइवर को अच्छा से खाना नहीं देता था। एक्चुअली ही हैज नॉट सीन व्हाट इज पॉवर्टी। अगर वो गरीब है तो उसके पास कार कहां से आ गई? जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हर वक्त हमें कंट्रोल करता है। हर वक्त हम उसी के पर्सपेक्टिव में जीते हैं। चाहे हम जिस इन्वायरमेंट की बात करें, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, एकेडमिक इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है, हम जिसके तहत रह रहे हैं, जिसके तहत जी रहे हैं, जिसके तहत हमारा ग्रोथ हुआ है, तो जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, ये सब सारे कंपोनेंट कहीं से ना कहीं हमें प्रभावित करते ही हैं। अगर मैं बहुत बड़े घर का हूं, मुझे गरीबी के बारे में क्या पता है? मुझे क्या जानकारी है कि कितने लोग जो है संघर्ष कर करके और अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं। हमने तो जो है हाई लेवल की लाइफ स्टाइल देखी है, क्या पता है मुझे? सो होम्स का ये कहना है कि जो जजेज हैं उनके भी अपने एस्पेक्ट होते हैं, उनके भी अपने थॉट होते हैं। जहां पे लेजिस्लेशन बहुत उनको कंपेल कर रहा है, वहां पे तो वो लोअर जुडिशरी में, अगर इफ वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन आवर इंडिया, लोअर जुडिशरी में तो बहुत हद तक डिस्क्रिशन नहीं होता है। लेजिस्लेशन है, लॉ है उस पे, तो उनको वो उससे बाध्य है। लेकिन जहां अगर डिस्क्रिशन पा जाए, अगर कहीं पे डिस्क्रिशन अगर है उनके पास, कोई ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, अगर उनके पास डिस्क्रिशन है, तो जो उनका बैकग्राउंड है, जो जज है जिस बैकग्राउंड में पला पढ़ा खाया पिया पढ़ा लिखा आज जी रहा है, अनडाउटली वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसी के तहत अगर और इलीगल एक्टिविटी न जुड़ी हो, तो वो वही डिसीजन देगा जो आपका उसका बैकग्राउंड कहेगा। और यही इस स्कूल की धारणा है, कॉन्सेप्ट है। सो होम्स ने, जो आपके लैंगडेल ने कहा था कि लीगल सिस्टम्स हैव टू ओबे रूल्स ऑफ लॉजिक, उसको उन्होंने कहा कि बहुत हद तक सही वही नहीं है। जो लॉ है, लीगल सिस्टम है, वी हैव टू सी व्हाट द कोर्ट्स डू और व्हाट द जजेस डू। और होम्स ने कहा फर्दर, ही सेड that when we study the law, we are not studying a mystery but a well known profession. We are studying what we shall want in order to appear before judges or to advise people in such a way as to keep them out of court. उन्होंने कहा कि जब हम विधि को पढ़ते हैं, लॉ को पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि हमें जज के सामने जाके कहना क्या है, पार्टीज को ये जो है कोर्ट से कैसे छुटकारा मिले। क्या हम ऐसा करें काम, कौन सा, माने वी हैव टू स्टडी। मुझे याद आता है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एक डीएलएसए ने, डिब्रूगढ़ असम ने 7 डेज का एक कार्यक्रम रखा था। और फर्स्ट डे आई वाज इनवाइटेड रिसोर्स पर्सन।
in respect of issues relating to CRPC. विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में वहां पे बातें चल रही थी। जो उस समय डिस्ट्रिक्ट जज थी, कोई फूकन करके थी, नाउ से जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर एक एडीजे भी के थे, वो डीएलएसए से जुड़े थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। द इश्यू वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ कि जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, असम गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम बनाया है 357A के तहत, पूरे भारतवर्ष में ये आपके 357A के तहत जो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इसका रूट सोर्स है वो 357A सीआरपीसी है, लेकिन जितने स्टेट्स हैं इनके अलग अलग नॉर्म है, अलग अलग अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है और अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेज भी हैं। हो सकता है कि सेम ऑफेंस गोवा में इन लिस्ट है, वहां पे 7 लाख है अमाउंट, और वही अगर अरुणाचल में है तो वहां पे 20,000 है। हो सकता है कि उस ऑफेंस की बात जिसकी हम बात कर रहे हैं गोवा में भी है, गोवा के भी स्कीम में है, आपके अरुणाचल के भी स्कीम में है, वो अपराध हो सकता है कि दिल्ली में हो ही नहीं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म लेवल का क्यों नहीं चीजें हो रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ मर्डर इफ in any particular state only 40,000 is being given to the victims और किसी दूसरे स्टेट में 7 लाख दिए जा रहे हैं? क्या ऐसा है क्या कि ये स्टेट या रीजन के अनुसार लोगों का जो दर्द है या जो उनको what type of loss has taken place to rehabilitate the victims, the intention is there। तो क्या ये रीजन टू रीजन या स्टेट बदलने से क्या इसमें कमी और बढ़ोतरी होती है क्या? तो मैं उस मुद्दे को उठाया कि इनफैक्ट जो ये विक्टिम कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट है, और उसे मुझे याद आता है, ये तो कई साल के हो गए, मुझे याद आता है कि जो वहां पे एडवोकेट थे, जितने एडवोकेट थे, एक्चुअली दे वांटेड टू नो द मेंटलिटी ऑफ जजेज। मुझे याद आता है एक वहां पे एडवोकेट थे, कोई अग्रवाल क्या नाम था, उन्होंने कहा हमसे, जब शाम को हम छूटे तो उन्होंने वो आए हमसे मिले, कहे कि सर हम लोग ये सब सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन हम लोग इनकी मेंटलिटी को रीड करने के लिए ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इनकी मेंटलिटी को यहाँ पे समझेंगे, समझते हैं, और उसी के अनुसार हमको बहुत अपने जीवन में फायदा होगा। मुझे याद आता है रिमांड के मैटर्स थे, जो 15 दिन या 7 दिन रिमांड का जो कॉन्सेप्ट है सीआरपीसी में, उसको वो लोग 90 दिन या 60 दिन में नहीं जोड़ते थे। असम में ऐसा जो उन लोगों के यहाँ प्रैक्टिस था कि अगर कोई एक्यूज्ड को आपने ले लिया रिमांड पर, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको करता है मैक्सिमम 15 दिन का, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है 7 डेज का, ये आप सबको पता है। जब वो 60 या 90 दिन को कैलकुलेट करने में जो रिमांड का ड्यूरेशन होता था, पीरियड होता है 7 डेज या 15 डेज, इन असम दे डोंट कैलकुलेट इट। मैंने कहा कि नहीं, उसको कैलकुलेट करना है। जो वहां जुडिशियल ऑफिसर्स भी थे, कहे नहीं सर ये तो गलत आप बता रहे हैं। हम कहे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको केस लॉज दे रहा हूं, आपको चाहिए तो। और जितने एडवोकेट लोग थे वो लोग इतने खुश हुए, कहे कि सर हम लोग यही चीजें कहते हैं, ये लोग सुनते नहीं है। और हुआ ये, मैं जो है उन लोगों को जाके बहुत सारे केस लॉज भेजा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बात सही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एडवोकेट हैं, लॉ के लोग हैं, दे हैव टू स्टडी द मेंटलिटी, दे हैव टू स्टडी द एटमॉस्फियर। तो यही स्कूल ये कहता है कि आपको करना क्या है, करना ये है कि आप जजेज को रीड करिए और अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर, आप माने लॉ पर्सन का होना चाहिए टू गेट सक्सेस। और यही लॉ है। हमसे क्या मतलब है कि वो लेजिस्लेशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। एक सामान्य आदमी भी हो तो वो ये थोड़े जानना चाहता है कि क्या क्या लॉ में है क्या नहीं है। हमें ये बस ये जानना है, एनी हाउ आई हैव टू गेट सक्सेस। तो जो उद्देश्य है
हमें सफल होना है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। तो जो है हम लोग की जो बातें यहाँ पे होम्स ने कहा है कि लाइक सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इमर्जिंग फ्रॉम द प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्ट्स, जो कोर्ट्स में जो चीजें चल रही हैं, जो हो रही हैं, हमको उसी के बारे में बात करना है और हमारा कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर हम ये कहें कि लाइक सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जो कोर्ट के प्रैक्टिसेस जैसे जो चीजें आ रही हैं वही हमको समझना है कि ये ला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो है आपका ये स्कूल का धारणा है कि जो चीजें चल रही है हमको वही जो है लॉ के रूप में समझना है। एंड ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बैडमैन थियरी, जो बैडमैन थियरी को हम प्रिडिक्शन थियरी के भी नाम से जानते हैं। तो ये थियरी कहती है, जो होम्स साहब ने कहा कि लॉ शुड बी लुक फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ वन बैडमैन। बैडमैन माने ऑन द बेसिस ऑफ मोरलिटी वी कैन से कि नहीं वो केवल अपने हितों के लिए सोच रहा है इसलिए वो बुरा आदमी है। एक्चुअली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर प्रूडेंट मैन। प्रूडेंट माने एक जो है समझदार आदमी के एस्पेक्ट से ये चीजों को समझना है। एक समझदार आदमी जब जाता है कोर्ट में तो वो क्या क्या जानना चाहता है, वो ये चाहता है एनी हाउ आई नीड टू गेट सक्सेस। गलत हूं सही हूं ये उसका कोई वास्ता ही नहीं होता है। वो क्या सोचता है, मुझे कैसे इस केस में सफलता मिलेगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जज साहब कहाँ के हैं, कैसे बैकग्राउंड के हैं, मेंटलिटी क्या है। अगर SC ST का कोई मामला हो और वो SC ST के जो है मुकदमों में छोड़ देते हैं तो जनरली जो वहां पे एक्यूज्ड होगा वो चाहेगा कि उसका उन्हीं के द्वारा फैसला हो जाए, और जो अगर विक्टिम है तो वो चाहेगा कि उसका मामला उनके कोर्ट में ना जाए। तो ये जो है यही कहते हैं कि एक समझदार आदमी क्या करता है। समझदार आदमी का कॉन्सेप्ट ये होगा, उसका एस्पेक्ट ये होगा कि हमें किसी तरह सफलता चाहिए। सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जज साहब को रीड करना पड़ेगा और जज साहब के बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली वी में गेट सक्सेस। तो जो ये थियरी के बारे में कहा जाता है, बैडमैन्स कंसर्न इज टू सिक्योर हिज पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर एट पेनलेसली एट पॉसिबल। जहां तक कम समस्याओं को फेस करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लें, एक समझदार आदमी यही सोचता है। और इसको जो है होम्स ने कहा वो बैडमैन के एस्पेक्ट से हमें लॉ को देखना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि लॉ है क्या। एक्चुअली 1897 में होम्स जो है बोस्टन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में अपने जो है लॉ स्टूडेंट को वो जो है संबोधित कर रहे थे, और लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू नो द लॉ एंड नथिंग एल्स यू मस्ट लुक एट इट एज ए बैडमैन हु केयर्स ओनली फॉर द मटेरियल कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच सच नॉलेज इनेबल्स हिम टू प्रेडिक्ट। होम्स ने कहा जब स्टूडेंट्स को बोस्टन यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स को वो जो है संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको सही में जानना है लॉ क्या है तो आप एक जो है बैडमैन के तरह सोचिए और उसी के तहत वो क्या चाहता है, हम किसी तरह सफल हो जाए। तो अगर आपको लॉ जानना है तो एक बैडमैन के एस्पेक्ट से आप सोचिए और एंड यू विल गेस, यू विल प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। Holmes defined the law in terms of the prophecy. Prophecy माने ability to predict, ability to guess। हमें ये जो है क्षमता होनी चाहिए कि हम जान सके कि कोर्ट करने वाला क्या है। The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by the law। होम्स ने कहा हम लॉ से, हम विधि से क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे पास इतनी खूबी हो, कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो टू प्रेडिक्ट व्हाट द कोर्ट्स विल डू इन फैक्ट, और यही लॉ है, इसके अलावा कोई लॉ नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट लॉ इज बाय अंडरस्टैंडिंग द रोल प्लेड बाय प्रोफेशनल लॉयर्स। जो एडवोकेट्स हैं वो किस हद तक इस चीज को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। जो जितना ज्यादा लॉ को समझ जाएगा, जो ज्यादा गेस कर पाएगा, जो प्रिडिक्ट कर पाएगा, वही सबसे ज्यादा सफल एडवोकेट होगा।
The objective of our study is the prediction of incidents of the public force through the instrumentality of courts. जो कोर्ट्स हैं इनके द्वारा हमें ये समझने का कोशिश करना है, एक लॉ पर्सन को समझने की कोशिश करना है कि कोर्ट क्या करेगा और हमें सफलता कैसे मिलनी है. A bad man person's view of the law represents the best taste of what exactly the law is, because that person has carefully and precisely calculate what the rules allow and operate up to the rules limits. एक जो है समझदार आदमी देखेगा कि लॉ हमें किस हद तक जो है सफलता दिला रहा है और कैसे दिला रहा है. ये जब तक अगर उसको वो नहीं समझेगा तब तक वो सफल नहीं हो सकता है. और लेजिस्लेशन में आपके और लॉज में क्या लिखे हैं ये जो है उसके लिए कोई काम का है ही नहीं, किसी महत्व का है ही नहीं. तो लॉ इज एज अ prediction of what the courts would do in a particular situation. लॉ क्या है? एक विशिष्ट स्थिति में, स्पेशल स्थिति में या किसी पार्टिकुलर केस में कोर्ट क्या करने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना ही लॉ है, ये होम्स का कहना है. जजेज मेक डिसीजंस फर्स्ट, जो मैं आपको बहुत शुरुआत में कहा था कि सबसे पहले जजेज जो है डिसाइड कर लेते हैं हमें इसमें फैसला देना क्या है, and then they collect, they justify, or they have to mention reasons why I have taken such decision. तो हम लोगों को ये हमेशा ध्यान में रखना है, जजेज मेक डिसीजंस एट द फर्स्ट एंड. ये जो है स्वाभाविक भी है. अगर हम ही हों, बहुत सारे इंसानों में हम भी हैं, हमारे भी कुछ पसंद नापसंद हो सकते हैं. Like that, judges are also human being. ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर जज का मेंटलिटी ऐसा हो, इस रीजन के लोग अच्छे नहीं हैं, इस रीजन के लोग अच्छे हैं. तो अगर उसके कोर्ट में अगर उस रीजन के लोग आएंगे या उस क्षेत्र के जहां पे उसके पास डिस्क्रिप्शन है, जिसे वो पसंद नहीं कर रहा है जिस रीजन के लोगों को, उनके अगेंस्ट वो दे सकता है. यही कहते हैं होम्स, यही आपको प्रेडिक्ट करना है तभी आप सफल हो पाएंगे. बैडमैन के बारे में उन्होंने कहा, होम्स ने कहा कि बैडमैन क्या है? इज नॉट इमोरल. बैडमैन जो है कोई अनैतिक आदमी नहीं है, अमोरल है, नीतिहीन हो सकता है. आप उसको कह सकते हैं कि इसका कोई पॉलिसी नहीं है, ये गलत बात है कि सोचता है. एक्चुअली ही आर सी थिंग्स फॉर only how to get success in courts. Or next he said that Batman is a rational and calculating creature. वो जो है उसको कैलकुलेट कर रहा है हमें कैसे सफलता मिलेगी, इसके लिए हमें जो करना है हमें सब करना है. whose only task is to predict. बैटमैन का एक ही काम है, प्रिडिक्ट कैसे होगा कि what will happen to him if he embarks on some particular course of action. अगर कुछ वो काम करेगा तब ही उसको सफलता मिलेगा, और उस सफलता के लिए ही वो क्या कर रहा है? गेस कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है. he ignores, माने बैडमैन इग्नोर्स डिसएडवांटेजेस एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस. वो ये चाहता है कि हम कैसे जो हमारे विपरीत जाएगा उसको हम कैसे इग्नोर कर सकें, उसके लिए वो सारा काम करता है. और जो वो लॉ समझता है वही जो है लॉ है, ये होम्स का कहना है. होम्स ने कहा बैडमैन इज एंजियस टू प्रेडिक्ट व्हाट द कोर्ट्स विल डू. इनफैक्ट वो केवल इसलिए चिंतित रहता है, एक बैडमैन या एक प्रूडेंट मैन केवल ये सोचता है, इसलिए चिंतित होता है कोर्ट करने वाला क्या है उसके मामले में, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता है. तो होम्स ने कहा कि अगर आपको लॉ जानना है तो आप एक प्रूडेंट मैन, एक बैडमैन, एक समझदार आदमी के एस्पेक्ट से आप सोचिए और तभी आप जान पाएंगे लॉ है क्या. तो ये होम्स ने तो ये कह दिया. इफ वी हैव टू इवैल्यूएट दिस थियरी और दिस कॉन्सेप्ट, वी कैन से बैडमैन थियरी कंफ्यूजेस विद नोशन ऑफ प्रोडक्शन एंड नोशन ऑफ रूल. लोगों का ये कहना है कि चलिए आपने तो ये बहुत अच्छा बात बताया कि
ला क्या है? जो एक सेल्फिश आदमी कि बस ये सोचता है हमारा काम किसी तरह हो जाए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। तो आपने क्या किया, जो रूल का कॉन्सेप्ट है, जो नियम उयम है और जो प्रिडिक्शन है, इसमें आपने कंफ्यूज कर डाला है। इसी तरह प्रिडिक्शन थ्योरी is inadequate as a theory of law because it does not take into account the standpoints of other participants in legal process। जैसे एडवोकेट है, लेजिस्लेटर का कोई उन्होंने माने, जैसे शुरुआत में अगर आपको याद हो हम लोगों ने कहा था लेजिस्लेशन को ये जो है कोई महत्व नहीं देते हैं, बनाते रहिए आप संसद में ला, उससे क्या मतलब है? हमें माने ये स्कूल ये कहती है कि आप ला बना डालिए, लेजिस्लेटर के इंपॉर्टेंस को ये कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो और अगर हम आज के डेट में कहें तो लॉ मेकिंग पावर तो आपके जो है लेजिस्लेचर के पास है। तो इट इज सेड that it is not correct that law is only for bad people while morality is for good people। ये हमेशा ये कहना कि जो अच्छा आदमी होता है he thinks for morality, bad man के लिए ही लॉ है, तो इसका क्या अर्थ है कि जो गुड पीपुल है उनके लिए लॉ नहीं है? ये जो है पता पाने में ये थियरी फेल कर जाती है। प्रोफेसर ट्विनिंग है said the bad man was introduced for quite limited purposes to dramatize the distinction between law and morals। ट्विनिंग ने कहा कि ये केवल एक अटेम्प्ट रहा आपको समझाने का, आपको कहने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर लॉ है क्या, एक ड्रामा था ये। द बैडनेस आर अमोरल aspect and to focus attention on a more realistic standpoint for law students than that of appellate judges, the predictive aspect। एक्चुअली उनका कहना है कि विधि के छात्रों को, लॉ स्टूडेंट को समझाने के लिए ये अटेम्प्ट था ताकि वो समझ सके कि लॉ जो है कैसे फंक्शन करता है। और ये माने अगर आपको याद हो होम्स ने कहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया था, ये स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट को, लॉ स्टूडेंट को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहा, तो उस सेंस में लेने की जरूरत है। ग्रे believes that Holmes' purpose was relatively narrow because Holmes was addressing law students when he delivered the path of law as a dedication। ग्रे ने भी वही कहा कि वो नैरो सेंस में उन्होंने उसको कहा था। Let us see next jurist, Jerome Frank। Jerome Frank is also said to be one of the most controversial and provocative members of American legal realism school। He was author, lawyer, government counsel, administrator, law teacher, and highly respected judge of United States Court of Appeals for Second Circuit from 1941 to 1957। He was follower of Justice Holmes। उन्होंने कहा कि लीगल अनसर्टेनिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ द लॉज फॉर्मल रूल्स। उन्होंने कहा कि जो लॉ के जो फॉर्मल रूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो है लीगल अनसर्टेनिटी को जन्म देते हैं। A judge's decisions are a part of his total behavior। एक्चुअली अगर हम फ्रैंक की बात करें तो उन्होंने साइकोलॉजी पर, इन्वायरमेंट पर बहुत जोर दिया। देखिए अच्छा है अगर कोई ये कहे कि लॉ क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है बढ़िया है, वो सब जो है लॉ के तहत इंक्लूड है। लेकिन अगर इस स्कूल के एस्पेक्ट से सोचिए तो लॉ वही है, आप लॉ बना के रखे रहिए, लेजिस्लेशन बना के रखे रहिए, रूल बनाइए, बट व्हेन दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस, लॉ क्या है, जो कोर्ट करेगा वही लॉ है, जो जज करेगा वही लॉ है। तो इन्होंने कहा कि एक जज का जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, दैट इज टोटल पार्ट ऑफ हिज बिहेवियर एंड दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस is in reality a composite of the psychological, environmental and socio-economic factors that go into the development of the personality of the individual judge। मैं जो चीजें अभी कुछ देर आपको पहले कह रहा था कि अगर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर हो, कोई जज हो, जिस बैकग्राउंड में उसका लालन पालन हुआ है, पला है, बढ़ा है, पढ़ा लिखा है,
आज के समय में रह रहा है, तो ये सब सारे फैक्टर्स उस पे असर डालते हैं। जहां पे वो डिस्क्रिप्शन पाएगा, जहां पे अगर वो जो है डिस्क्रिप्शन बड़ा साफ है, लोअर कोर्ट में है, बहुत डिस्क्रिप्शन उसके पास नहीं है, तो वहां पे तो वो बातें है। लेकिन जहां पे उसके पास डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पे जितनी उसके जन्म से लेके आज तक जो मानसिकता है उसकी, अब मैं इसको एक जो है छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आप यूपीपीसीएस के परीक्षा में शामिल होते हैं, प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, आप पूरी तरह से हिंदी माध्यम के छात्र हैं 100%। चूंकि ये तो जो है हम लोगों का अधिकार है कि जो भी हमको मीडियम समझ में आए उसमें मैं पढ़ सकता हूं ला। मान लीजिए हमने पढ़ा ला हिंदी माध्यम से, एलएलबी करने के बाद हम पीसीएस के परीक्षा में शामिल हुए, प्री हम क्वालिफाई कर गए, मेंस में गए। मेंस में 200 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को छोड़ के सारे पेपर में हमारा 80% के ऊपर मार्क्स रहा। क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा नहीं, इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली। इंग्लिश के पेपर में जो 200 था उसमें मैं 10 मार्क्स पाया। मैं लोअर जुडिशरी में जुडिशियल ऑफिसर में सेलेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद मैं अपना कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस करते करते किन प्रकरण आई रीच्ड इन सुप्रीम कोर्ट एज ए जज, पहुंच गया मैं सुप्रीम कोर्ट। मेरे सामने सेम केस आता है, एक मैटर आता है कि यूपीपीसीएस से इंग्लिश क्यों ना हटा दिया जाए। यूपी में लोगों की भाषा है हिंदी, हिंदी में ही जो भी आते हैं लोग अपनी बातों को कहते हैं, और जो ये जुडिशियल ऑफिसर जो अपॉइंट हो रहे हैं पीसीएस जैसे, लोअर कोर्ट में बैठते हैं। लोअर कोर्ट में कोई अंग्रेजी थोड़े बोलता है। ग्राउंड लेवल से या जो भी पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं, वो आते हैं तो हिंदी में ही करते हैं बात या लोकल भाषा में करते हैं बात। तो इनको अंग्रेजी की आखिर क्या जरूरत है भाई, इंग्लिश को हटाया जाए। नाउ यू थिंक, हमारा बैकग्राउंड जो था, मैं इंग्लिश के कारण मैं पीसीएस क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब यहां पे हमारे पास डिसाइड करने के लिए मैटर है इंग्लिश पीसीएस मेंस में हो कि ना हो। डिसीजन हमारा यही होगा, नहीं हो, क्योंकि हमारा ये जो है बैकग्राउंड कहेगा या इन व्हाट वे आई हैव बीन regulated by the respective academic environment, social environment। हम जो है उस कमी के कारण हम जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन पाए थे। आज हमारे पास वही केस आ गया। अनडाउटली मैं अगर जज बनता हूं, मैं यही कहूंगा कि अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है भाई, हटाइए इसको। दिस इज लॉ इन टर्म्स ऑफ जस्टिस जेरोम फ्रैंक ने कहा कि अगर आपको लॉ जानना है तो आप रिस्पेक्टिव जज का साइकोलॉजी पढ़िए, आप उसका इन्वायरमेंट पढ़िए, आप उसका सोसाइटी पढ़िए, आप उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़िए, कैसे घर से है, क्या कर रहा है, उसके माताजी पिताजी कैसे थे, कहां से थे, गरीब हैं धनी हैं। तो फ्रैंक का यही कहना है कि लॉ में सर्टेनिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाय द वे, आगे वो कहते हैं, या जब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, he learned or his work were based on the legal theory of जीन पिगेट, बर्नार्ड हार्ट और अन्य साइकोलॉजिस्ट में। जो फ्रैंक ने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, उन्होंने अपने इस थियरी को बेस किया। ये जो 2-3 आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका स्टडी किया और इस पे उन्होंने अपने थियरी को बेस किया। और जो लोग कहते थे कि नहीं लीगल रूल सर्टेन है, लाइक जोसेफ बेल, रास्को पाउंड, जॉन डिकिंसन, जस्टिस कार्डोजो, इनका उन्होंने कहा कि आई डोंट एग्री विद दिस लिस्ट or with these great persons because there is no concept of certainty in law।
तो जो उन्होंने अपनी थियरी को डेवलप किया है, उस थियरी को उन्होंने साइकोलॉजी से जोड़ा। अगर आपको लॉ समझना है तो आप पहले जजेस की साइकोलॉजी को समझिए, आप उसके इन्वायरमेंट को समझिए, आप उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एकेडमिक सारे कंपोनेंट को समझिए, तब आप जो है प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो करने वाला क्या है। और जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन कोर्ट्स। सो he says that judge is what? Judge is a witness of witnesses. बहुत सारे लोग आएंगे कोर्ट में, अपना देंगे गवाही, सब करते जाएंगे, एंड ही आर सी इज ऑब्जर्विंग टू ऑल, और ऑब्जर्व करके वो जो है वो जो फाइनल डिसीजन लेता है वही आपका लॉ है। सो लॉ इज इन रिलेशन टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट रिलेटिंग टू दोज फैक्ट्स। जो तथ्य हैं उनसे संबंधित जो कोर्ट डिसीजन लेता है वही विधि है। और उन्होंने कहा कि डेटा फॉर लीगल स्टडी शुड बी व्हाट द कोर्ट्स डू इन फैक्ट, नॉट व्हाट दे से दे डू, और व्हाट ही वुड कॉल द रेशनलाइजेशन ऑफ देयर एक्शंस। रेशनलाइजेशन वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, रीजन को दे रहे हैं, वो लॉ नहीं है। लॉ क्या है? जो जजेज या जो कोर्ट करती है। नो वन नोज the law about any case or with respect to any given situation, transaction or event until there had been a specific decision। माने जब तक कोई डिसीजन न हो जाए। देखिए हम लोग एडवोकेट अगर हैं, हम अपनी बातों को कोर्ट के सामने कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से 100% दैट आई विल गेट सक्सेस बिकॉज मेनी फैक्टर्स आर देयर। उधर का भी एडवोकेट अपनी बात को कहेगा, जजेज के भी जो समझ पे डिपेंड करेगा, वो जो है सही को सही समझ रहे हैं, गलत को गलत समझ रहे हैं, गलत को गलत समझेंगे, आप लाख चिल्लाते रहिए, वो दे देंगे डिसीजन, काम खत्म हुआ, जाइए अपील में आप फिर। तो बहुत हद तक जैसे हमारे जुडिशरी में तो ये है ना कि अगर इफ यू आर डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट यू कैन गो इफ स्टैट्यूट्स अलाउ, और अगर वैसा प्रावधान है तो आप अपील में जाइए फिर। और अगर नहीं है, बहुतों के साथ अन्याय होता है, हुआ है। तो इनका यह कहना है कि अगर आपको लॉ समझना है तो आपको जजमेंट को समझना है, जजमेंट को जानना है, और वो जजमेंट कैसे आएगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए दायी हैं। बिफोर मेकिंग ए सच डिसीजन द ओनली रेलेवेंट लॉ अवेलेबल इज अ लॉयर्स ओपिनियन। जब तक वो डिसीजन न आ जाए, इससे पहले जो भी आप लॉ देख रहे हैं ना, वो केवल एडवोकेट का, लॉयर का, वो क्या है? ओपिनियन है। दैट मीन्स अ गेस एज टू व्हाट द कोर्ट विल डिसाइड। अगर कोई एडवोकेट है अपनी बातों को कोर्ट के सामने कह रहा है, वो उसका व्यू है, ओपिनियन है, वो लॉ नहीं है। लॉ क्या है? जो कोर्ट करेगी वही लॉ है। फ्रैंक का ये कहना है कि अगर आप अपने तथ्यों को, अपने लॉज को, अपने एविडेंस को, जो भी चीजें हैं आप जो है कोर्ट के सामने करें, ये आपका ओपिनियन एक है, और वो ओपिनियन लॉ नहीं है। लॉ क्या है? जो कोर्ट कहेगा वो लॉ है। तो उन्होंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहा अपर कोर्ट मिथ। एक्चुअली स्टडी ऑफ जुडिशियल डिसीजंस कंसंट्रेट ओनली ऑन अपर कोर्ट ओपिनियंस। उन्होंने कहा कि एक्चुअली अगर आज की डेट में आप देखिए तो जो हायर कोर्ट्स हैं उन्हीं के डिसीजंस को लोग देखते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो लोअर कोर्ट होते हैं वहां से बहुत सारी चीजें डिसाइड कर दी जाती हैं। अब आप बताइए, ट्रायल कोर्ट में जो प्ली ले लिया, चाहे एक्यूज्ड हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, जो ट्रायल कोर्ट में वो डिसीजन ले लिया, जो अपना स्टैंड ले लिया, वो अब सुप्रीम कोर्ट में चेंज थोड़े कर पाएगा। तो बहुत सारे मामलों में तो फेल्योर इसीलिए हो जाता है लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में, अगर जो है उसको अच्छा एडवोकेट नहीं मिला अपनी जो है बातों को सही से रखने का, तो वहां पे भी वो फेल कर जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स में ये है जो इनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट के भी डिसीजंस को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लेकिन होता यह है कि हम लोग हायर कोर्ट के ही कोर्ट्स के डिसीजन पे स्टडी करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो रियलिज्म जो टर्म है
That is not good. He suggested to have other terms in place of this, like possibilism. Possibility क्या है? कोर्ट क्या करने वाला है? So you can say possibilism, or you can say experimental jurisprudence. There are experiments. So this technology, this thought, this philosophy may be termed as experimental jurisprudence or constructive skepticism, legal or observationism or legal modesty. तो ये जो है फ्रैंक ने जो बातें कही, फ्रैंक की बातों से बहुत हद तक ये स्पष्ट हो जाता है हमें करना क्या है। अगर आपको लॉ समझना है तो आप कोर्ट के जो होम्स ने बातें कही उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। आप जो है अगर समझना है तो आप कोर्ट कर क्या रही है ये आप समझेंगे, तभी कुछ समझ पाएंगे लॉ और लेजिस्लेशन में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी सीन अलॉट। एक आम आदमी ये नहीं चाहता है सीआरपीसी में क्या लिखा है, नहीं चाहता है कि आईपीसी में क्या लिखा है, सीधे एडवोकेट के पास पहुंचता है, साहब हमको इसमें जमानत चाहिए, जमानत के लिए करना क्या है, अब आप बताइए। जज कौन है, कैसा है, और आज तो हमारे इंडिया में ये सब तो सारी चीजें चलती है। जज कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से पढ़ा है, और बहुत सारे फैक्टर्स उसके डिसीजन पे असर डालते हैं और डालते ही हैं। सो नेक्स्ट jurist for our discussion is Gray, John Chapman Gray. He served as professor at Harvard Law School. ग्रे ने कहा, ग्रे की अगर परिभाषा को आप देखिए jurisprudence का, jurisprudence as the science which deals with the principles on which courts ought to decide cases. ग्रे ने क्या कहा, jurisprudence क्या है? jurisprudence को उन्होंने कहा कि ये जो है ऐसे सिद्धांतों को डील करता है, विवेचना करता है जो न्यायालय अपने समक्ष केसेज को डिसाइड करने में अप्लाई करते हैं। It is the statement and systematic arrangement of the rules followed by the courts and of the principles involved in those rules. जो रूल्स हैं उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको वो किस हद तक अप्लाई करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, यही आपका jurisprudence है। Further he defines law in terms of the law of the state or of any organization or organized body of men is composed of the rules which the courts, that is the judicial organs of the body, lay down for the determination of legal rights and duties. उन्होंने कहा ला क्या है, जो लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों, राइट्स और ड्यूटीज को डिटरमाइन करने में जो रूल कोर्ट अप्लाई करते हैं वही ला है। तो ग्रे का कहना है कि टू डिटरमाइन राइट्स एंड ड्यूटीज द जजेस सेटल व्हाट फैक्ट्स एग्जिस्ट, कौन से ऐसे तथ्य हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड आल्सो ले डाउन रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच दे डिसाइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम फैक्ट्स। और यही ला है, जो फैक्ट उनके सामने है और कैसे उन्हें डिसाइड करना है, क्या करना है, यही ग्रे भी कहते हैं ये ला है। जो ग्रे ने लॉ का डेफिनेशन दिया, एक्चुअली दैट इज नॉट एन आइडियल, आदर्श नहीं है वो इनफैक्ट व्हाट टुडे एग्जिस्ट, दैट इज बीइंग सेड बाय ग्रे। उन्होंने कहा कि हम आदर्श बातों की बात नहीं कर रहे हैं, आज के समय में हो क्या रहा है, जो आज एक्चुअली जो एग्जिस्ट कर रहा है वही ला है आपका। एक्चुअल रूल्स लेड डाउन बाय द कोर्ट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सोर्सेज। उन्होंने कहा कि जब हम एक्चुअल रूल की, एक्चुअल लॉ की बात करते हैं तो जो कोर्ट करता है वो है, और जो आपके स्टैट्यूट, प्रेसिडेंट और ये सब सारी चीजें क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉ है। लॉ वो है जो कोर्ट करते हैं, और जो आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं और भी जो लॉ के कंपोनेंट की बात करें वो लॉ के सोर्स हैं, वो लॉ नहीं है। और फर्दर ही सेड दैट इंक्वायरर ऑफ juristic truth must look closely into the way in which the courts make and apply the rules that constitute the law.
अगर आपको लॉ को समझना है, इंक्वायरी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि कोर्ट क्या कर रहा है, जो सोर्सेज हैं उसको कैसे अप्लाई कर रहा है, और वही जो है लॉ है। तो जो होम्स ने बातें कही, जो फ्रैंक ने बातें कही, उसी को ग्रे ने भी आगे बढ़ाया। नेक्स्ट जूरिस्ट इज लेवेलियन। लेवेलियन, कार्ल लेवेलियन, he served as professor at Columbia Law School and Chicago Law School also. उनका ये कहना है, if you see or if you want to know what the law is not static. Law static नहीं है and should be considered and investigated as if in flux. वो कैसे चेंज हो रहा है ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। Law is to be considered as a means to a social end. इसका एक सामाजिक उद्देश्य है। और कह रहे हैं because society is in a continuous process of change. सोसाइटी जो है हर वक्त बदल रही है। अगर हम आज के डेट में इंडिया की बात करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, यही आपके 1950 में जब संविधान अडॉप्ट हुआ, इन्फोर्स हुआ, उस वक्त भी था और आज भी वही है। इसमें कहीं दूर दूर तक कोई अमेंड नहीं हुआ है। बट इफ वी सी द इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिकल 21, ये धरती आसमान का अंतर है। जो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन 1950 में हुआ, 51 में हुआ, 2022 में अगर आप कहिए तो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तराजू के एक ओर रख दीजिए, आर्टिकल 21 को एक ओर रख दीजिए, आर्टिकल 21 विल बी मोर वेटी। तो उन्होंने क्या कहा, सोसाइटी हर वक्त चेंज हो रही है। स्टैटिक कैसे संभव है भाई? अगर आप स्टैटिक हो जाएंगे और वो चेंज होते जा रहा है तो आप पीछे छूट जाएंगे। फिर ऐसे तो संभव है ही नहीं ना कि एक पोल, माने इफ वी सी लॉ इज इंटेंडेड टू रेगुलेट द सोसाइटी, तो अगर सोसाइटी बदलती गई, आगे बढ़ गई और लॉ पीछे हो गया तो फिर जो है गड़बड़ा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि बिकॉज सोसाइटी इज इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज एंड इज ऑफन अहेड ऑफ द लॉ इन इट्स एटीट्यूड्स, कंटिन्यूअस री-एग्जामिनेशन डिवीजन ऑफ लॉ इज एसेंशियल। जैसे जब हम लोग अपराध शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीजें कही जाती है कि आप डाल तो चोर पात। अगर लॉ आप बना रहे हैं तो उसके बहुत आगे जो अपराधी हैं वो चले जाते हैं। आपने इस समस्या को रूट आउट करने के लिए, अगर इफ वी टुडे सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज हम लोग बिना बैंक जाए अपने घर से ट्रांजैक्शन को, चाहे यूपीआई से, इंटरनेट बैंकिंग से, बहुत सारे इंटरनेट या से साइबर स्पेस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग घर बैठे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हर किस्म के कर रहे हैं। किसी को भेजना है, लेना है, बिल का पेमेंट करना है, जो करना है, सारी चीजों को हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ चोरों ने, अपराधियों ने क्या किया कि उसको बहुत बड़ा हथियार बनाते हुए, और आज के डेट में विदाउट हैविंग योर कंसेंट द ऑफेंसेस आर बीइंग कमिटेड। आप जो है, अभी कानपुर का मामला है, 2 महीना पहले एक व्यक्ति जो है करवाने जाते हैं रजिस्ट्री, वहीं पे उन्होंने अपना थंब इम्प्रेशन दिया था जो आधार इनेबल्ड सिस्टम है उसके तहत। इसके बाद 10 दिन के बाद उनके बैंक अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शन किए गए और सारे पैसे उनके विड्रॉ कर लिए गए। उस आदमी ने, और जो ट्रांजैक्शन किए गए वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन थे, और जब बैंक ने उसमें इंक्वायरी किया तो पता चला कौशाम्बी से जो थंब इम्प्रेशन करके, जो वो छोटे वो कियोस्क मशीनें होती हैं, उससे वो पैसा को निकाला हुआ है। जो थे, जिनका अकाउंट है वो कानपुर में है, कौशाम्बी गए ही नहीं। तो ये एक मामला हुआ कि जो आपने रजिस्ट्री ऑफिस में थंब इम्प्रेशन किया था
वेरिफिकेशन के लिए, आधार के वेरिफिकेशन के लिए वहीं से किसी ने उस डेटा को चोरी कर लिया, और उस डेटा से चोरी करके वो कैसे थंब इंप्रेशन लगा के, कौशाम्बी नहीं, सारी कन्नौज से पैसा उतार लिया, और 9:05, 9:06 और 9:07 सुबह के ये 3 मिनटों में 3 ट्रांजैक्शन हुए और सारे उनके अकाउंट खाली। तो सरकार तो एक और बहुत बढ़िया काम की, बहुत जो है फैसिलिटेट करने का ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसी के साथ जो अपराधी किस्म के हैं या जो लॉ ब्रेकर हैं, जो ब्रीच करने के लिए इंटेंडेड है, वो सरकार से भी बहुत आगे है। अभी अलग चीज है कि सरकार उनको तो छोड़ती तो है नहीं, जो आगे है कार्रवाई चलती ही है, और फाइनली बैंक ने उनका पैसा वापस कराया है। तो हम लोग जो चीजों की बात कर रहे हैं, जो लॉ ब्रेकर हैं, लॉ को ब्रीच करने वाले हैं, जब आप लॉ बनाएंगे एक समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे आपराधिक तत्व भी हैं जो आपसे बहुत आगे चले जाते हैं। तो लिबेलियन से दैट इज माने व्हाट द लॉ इज टुडे एंड व्हाट लॉ आट टू बी, दैट शुड बी डाइवोर्स्ड। उन्होंने कहा इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, लॉ ये होना चाहिए। इससे क्या मतलब है? बेंथम जिस कॉन्सेप्ट को कह रहे थे लॉ ऐसा होना चाहिए, ऑस्टिन ने कहा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब जो है फालतू काम है। क्या है आज के समय में हम कहें, इफ वी सी सेक्शन 378, इफ अ पर्सन हैज रिमूव्ड dishonestly one movable property from the possession of another person, वो जो है चोरी कर डाला है। तो ये अगर आपने किसी की अचल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से उसके कब्जे से जो ही हटाया, आपने चोरी कर दिया। लॉ एज इट इज टुडे। अब आप कहिए कि नहीं उसमें पैसा भी चुराना चाहिए, तो इससे क्या मतलब है? उसमें ये भी करना चाहिए? नो, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने कहा जो आज लॉ है वही लॉ है, और लॉ क्या है? राइट कमांड ऑफ सॉवरेन। दिस स्कूल लिबेलियन आल्सो सेड दैट आज एंड ईज एंड आर्ट शुड बी डाइवोर्स्ड, अलग करिए। और उन्होंने कहा कि जो हम ईज की बात करते हैं, इसी ईज को कोर्ट जब डिसाइड करता है, कोर्ट जब उसको देखता है, सुनवाई करता है, फाइनल करता है, वही आपका लॉ है। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स एंड लीगल रूल्स कैन नॉट प्रोवाइड अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द कोर्ट्स डू। जो आपके ट्रेडिशनल, अब देखिए किसी लेजिस्लेशन में तो ये नहीं लिखा होगा ना कि जज साहब क्या करने वाले हैं। ये सब चीजें कहाँ पाएंगे आप? जब आप कोर्ट के डिसीजन को देखेंगे तभी आप कुछ कह सकते हैं। लॉ हैज टू बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स इंपैक्ट एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। राइट टू प्राइवेसी की जब जो है आधार के मामले में उठा मुद्दा, तो अनडाउटली अभी मैं जो आपको केस साइट कर रहा था, बहुत सारे लोगों, कानपुर के न्यूज़पेपर में 10-20 दिन पे ऐसे फ्रॉड के केसेस आ ही जाते हैं। किसी के यूपीआई ट्रांजैक्शन से कोई कर ले रहा है ट्रांजैक्शन, आधार हमने किसी को दिया नहीं, फिर भी हाँ कहीं अगर एक बार आपने थंब इंप्रेशन कर दिया, इसके बाद जो आपराधिक तत्व हैं वो आपके थंब इंप्रेशन का डेटा ले लेते हैं। सरकार बार बार कह रही है कहीं आपको ये सावधानियां बरतनी है, ये सावधानियां बरतनी है, लोग बरत भी रहे हैं, लेकिन उसका क्या, अगर सरकारी कार्यालयों से ही अगर ऐसे डेटा की चोरी हो रही है तो उसको कौन कंट्रोल करने वाला है? रजिस्ट्री कराने अगर हम गए लैंड का, वहां पे थंब इंप्रेशन की बात कही गई, मैंने थंब इंप्रेशन दिया, इसके बाद मैं कहीं नहीं दिया, और इसके बाद मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं फ्रॉड, तो उसमें मैं क्या कर सकता? तो इफ यू हैव टू सी द लॉ, यू हैव टू सी व्हाट courts do. This doing of something about disputes, this doing of something reasonably is the business of law. And the people who have the doing in charge, whether they be judges or sheriff or clerks or jailers or lawyers or officials of the law. लिबेलियन साहब ये कह रहे हैं, ये मेरा स्टेटमेंट ना समझिएगा। What these officials do about disputes is
तो लेवेलियंस माइंड इज द लॉ इटसेल्फ। लेवेलियन ने कहा जो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वही लॉ है और वही लोग इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। तो जो ये आपके जुरिस्ट के थॉट्स हम लोगों ने देखा, अनडाउटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज। जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते रहते हैं इसी तरह हम लोगों के पास रिसर्च बेस्ड एटीट्यूड आता है, और जब टेक्नोलॉजी हमारे साथ आई तो उसी टेक्नोलॉजी से एक टर्म जुड़ा है, जूरी मैट्रिक्स। जूरी मैट्रिक्स ये जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय लविंगर इन 1949। इन्होंने जो कंप्यूटर और जो सच टाइप ऑफ मशीन्स के एसोसिएशन से उन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन की जो थियरी है वी हैव टू अप्लाई इन टर्म्स ऑफ जजेज आल्सो और डिसीजंस आल्सो। तो ये जो जूरी मैट्रिक्स का फार्मूला है ये कहता है कि यू सप्लाई मी एवरीथिंग अबाउट द जज एंड आई विल से यू व्हाट द कोर्ट्स और व्हाट द जज विल डू। आप मुझे जज का बैकग्राउंड दे दीजिए, कब जन्म हुआ उनका, कैसे घर में जन्म हुआ, माता पिताजी कैसे थे, धनी थे, गरीब थे, ये सब सारे बैकग्राउंड हमें दीजिए। कैसे संस्था से पढ़ा है वो जज, कैसे कभी फेल हुआ पास, ये सारे बैकग्राउंड आप हमें ये सब सारे बैकग्राउंड दीजिए और मैं बताऊंगा कि वो जज का डिसीजन क्या होगा अगर कोई दूसरे कंपोनेंट अगर उसके जजमेंट पे असर नहीं डालते हैं। दूसरे कंपोनेंट ऐसे हो सकता है कहीं से कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, ये सब अगर चीजों को छोड़ दीजिए। और आज के समय में तो पैसा ऐसा मामला होता है कि लोग अपने बाप का नहीं सुनते हैं। तो जो जूरी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, ये कहता है कि हमें क्या करना है, हमें जजेज के बैकग्राउंड दे दीजिए, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, एकेडमिक हो, इन्वायरमेंटल हो, जितने हैं सारा हमें आप दीजिए और मैं बताऊंगा आपको कि जजेज या रेस्पेक्टिव जज रेस्पेक्टिव मामला में करने वाला क्या है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आर्टिफिशियल हो, इसमें कोर्ट, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, या ह्यूमन बीइंग, that may be determined largely by the pattern of its internal relationship। आप जिसकी भी बात करिए, न्यायालय की बात करिए, आप फैक्ट्री की बात करिए, एक हम लोगों के ह्यूमन बीइंग की बात करिए, जो हमारा इंटरनल रिलेशनशिप है वही जो है डिसाइड करता है कि किस किस्म की क्वालिटी वहां पे है या आने की बात की गई है। ये फार्मूला कहता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स especially by the use of electronic computers and by symbolic logic is possible। चाहिए क्या? डेटा चाहिए। आज के डेट में हम सभी लोगों के पास कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये स्कूल भी यही कहता है, हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। किसका? जो who is going to decide the matter, उसके कोर्ट में किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह वो जज वहां पे काम कर रहा है। बिजली नहीं आती है, अब बिजली विभाग का कोई मैटर आ जाएगा तो सोच लीजिए उसको तो कितना चिढ़ होगा। जब कोर्ट्स में इन द मंथ ऑफ जून कोर्ट में जज साहब बैठे हुए हैं, लोअर कोर्ट में बिजली है ही नहीं, सुबह से पसीना पसीना हुए हैं, बिजली विभाग का कोई मुद्दा आता है, उनका व्यू क्या होगा? इफ ही आर सी हैज डिस्क्रिशन तो वो बिजली विभाग वालों को अगेंस्ट जाएंगे वो भी। तो ये इतना आई थिंक दिस वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन रियलिज्म एंड फॉर some extent this principle or this technology has come to help the understanding of law। I hope you all have got। by the way आप लोगों से अब जो है क्वेश्चन आंसर के लिए मैं कह रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। सर इस विचारधारा की क्रिटिसिज्म क्या होगी? तो देखा जाए आलोचना तो यही हो सकती है कि जब जो है आप
लॉ में यू कैन नॉट से, माने जैसे वही हम लोग जो है बैडमैन थ्योरी की बात, जो क्रिटिसिज्म या इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, हर वक्त यही थोड़ी संभव है कि जो जज कहते हैं वही सही है। तो अगर यही सही है तो आप क्यों जो है लेजिस्लेचर को जो है यहाँ पे कर रखे हो? उठा के फेंको लेजिस्लेचर को। अगर आज के दिन यूपी का जो है कल आपका गणना हो रहा है यूपी इलेक्शन का ना, तो जो है हम लोगों ने तो चुना है लेजिस्लेटर्स को ही, इसमें कितना धन संपत्ति लगा है, क्या जरूरत है ये सब चीजों को? अगर लॉ जो है वही है जो जजेज करते हैं, तो ये जो है विधायन की और इन सब की क्या जरूरत है? सीधे जो है योगी जी को ही हम लोग चुन दिया जाए या जो भी हो। तो माने ये जो है जो इसका क्रिटिसिज्म है कि बहुत सारे एस्पेक्ट को ये छोड़ देते हैं। क्या लॉ के बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जिसको ये कंसीडर नहीं करते हैं, और ये बहुत हद तक जो है किसी भी लीगल सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए केवल ये कहना कि जो जज कर रहे हैं वही सही है, ये उचित नहीं है। जी सर, वैसे सर इस मोमेंट का जैसे इम्पैक्ट क्या कह सकते, क्या इम्पैक्ट हुआ था जैसे अमेरिका में चला था? इम्पैक्ट तो हम लोग के सामने ही है, इम्पैक्ट तो हम लोग के सामने है। लोग जो है इस पे काम भी कर रहे हैं, और इम्पैक्ट की तो स्थिति ये है, अगर हम अपने जो है देश में बात करें, हम लोग कभी भी माने चलिए हम लोग तो लॉ वाले हैं, जो लॉ वाले ना हो उनके बारे में सोचिए। हम लोग लॉ के हो के जब जो है खुद ये कहते हैं यार अगर कोई मामला हो, जज कौन है, कहाँ से है, किस जिले से है, किस स्टेट से है, अगर हमको अपना काम करवाना हो कहीं, तो हम लोग की मेंटलिटी होती है, जैसे हम लोग पढ़े हैं बीएचयू से, तो हम लोग पूछते हैं क्या कोई बीएचयू का है क्या वहां पे, तो बताना हम कह देंगे। तो ये तो दिख ही रहा है। अगर कहीं कहीं पे ये जो है अगर जो है मामला आता है जहां पे हमारे हित जो है फंसे हुए हैं, या कहीं से अगर कोई हमें हेल्प की आवश्यकता होती है, तो आदमी तो खोजता है ना कि कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए, कोई संबंध हो। अगर ये सब ना हो, मेंटलिटी कैसी है? अभी हम लोग जो है जिस चीज की बात कर रहे थे, अगर एक जज साहब के भाई साहब चले गए जेल में डावरी के मामले में, और उनको पता है कि ये पूरी तरह से उनका भाई निर्दोष था, अब उन्हीं के कोर्ट में अगर कोई डावरी के मैटर आते हैं और डिस्क्रिप्शन है, तो हम खुद सोच सकते हैं कि उनका डिसीजन क्या होगा। वो तो कहेंगे नहीं ये सब फ्रॉड है, फर्जी है, मेरा भाई जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसके विक्टिम रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। जी सर। और किसी को हो कोई तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगेन वी हैव टू मीट वेरी सून। थैंक यू सर। मोना जी बताइए। सर। नहीं सर, ठीक है, क्लियर हो गया। बस सर यही एक चीज समझ में आ रही है कि लास्टली तो ये सब जजेस पे ही डिपेंड हो जा रहा है, चाहे जितना प्रोसीजर हम फॉलो कर लेंगे। देखिए ये जो है माने जो मानव का गुण है वो तो हाँ जी कभी सर। बेटा छूट नहीं सकता ना। जी देखिए हम ही जैसे लोग कि हैं, हम ही लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे भी कुछ पसंद नापसंद होते हैं। इसी तरह जैसे देखिए मैं अगर आज जो है कानपुर में हूँ, तो मैं कानपुर के बच्चों को पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल सर। एक वक्त था कि मैं असम में था, मैं कानपुर कभी आया ही नहीं था, जी तो मैं असम के लोगों को पसंद करता था। तो बहुत सारे हैं कि जहाँ पे जिनके हित होते हैं या जिनसे जुड़ाव होता है, तो पसंद और नापसंद ये जो है ही। तो इसी तरह जो आपके जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, अभी मैं जो चीज कह रहा था, अगर कोई बच्चा अगर जो है पीसीएस जे में यूपी पीसीएस जे में क्वालिफाई ना कर पाए केवल इंग्लिश के कारण, हाँ सुना सर। जी कल वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है और अगर सेम मैटर आता है, तो वो कहेगा कि हटाओ इंग्लिश, क्या जरूरत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वही सर। आपका पूरा लेक्चर सुनने के बाद यही सोच के लगा कि चाहे जितना हम लोग टफ प्रोसीजर बनाए या फॉलो करा लें, लास्टली तो उन्हीं के हाथ में आएगा और उनके परसेप्शन आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जहां और यही जो है ये स्कूल कहती है कि बहुत बतियाने से तो कोई फायदा है नहीं ना। हम लोग खूब बतियाते रहे कि लेजिस्लेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है,
और जहां पे अगर जो है हायर लेवल के कोर्स को आप देखिए, जहां डिस्क्रिशन है, जी देखिए आपकी भारतीय संसद ने जजेज अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। बनाया। इसके लिए भारतीय संविधान संशोधित हुआ, अलग से इंस्टीट्यूट बना। जब न्यायपालिका को अपने हितों पर दिखा कि इस पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उस पूरे संविधान संशोधन और इंस्टीट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। क्यों कह दिया? लॉ बनाने का तो पावर आपके भारतीय संसद के पास है ना, लेजिस्लेशन का। लेकिन न्यायपालिका को लगा कि इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी which is part of basic structure of the constitution that is going to be encroached। तो उन्होंने कहा कि ये जो है क्या है, क्योंकि उनके अपने हित वहां पे सद नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या है, जो संविधान का मौलिक ढांचा है उस पे आघात है। जी इसी तरह जो आपके जो है लेजिस्लेटर्स जो हैं या विधायक हैं, एमपी एमएलए, ये लोग अपने अब जब जो है सैलरी बढ़ाना होता है, पेंशन करना होता है, तो क्या करते हैं, अपना डिसीजन अपने ले लेते हैं। हाँ, सब एक साथ भी आ जाते हैं सर। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। जी वहां पे आरएलडी, सपा, बीजेपी, बसपा कुछ नहीं होता है। नहीं होता। तो जहां पे लोगों के अपने हित होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट करते हैं वो, या करेंगे। इसी तरह हमारी न्यायपालिका भी है, जब जो है इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखिए जो है वहां इंसान बैठा है, कोई देवी देवता तो है नहीं, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम ही किसी ऐसे जोन में हो जहां पे हिंदी भाषियों के साथ बहुत अन्याय होता है, तो आप क्या समझते हैं कि मैं जो है सबके साथ प्यार करूंगा? हमारी भी तो मेंटलिटी हो जाएगी ऐसी कि हम हिंदी भाषियों के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है तो मैं भले किसी के साथ ना करूं, लेकिन मानसिकता तो हो जाती है ना कि क्या हम केवल जो है यूपी के होने के कारण, क्या जो है हिंदी भाषी होने के कारण हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सब चीजें आप जो है साइकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। यही स्कूल ये कहती है। ठीक है, ओके सर, नाइस सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैन वी मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू जा सकते हैं आप लोग।